हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, वैसे बच्चे जिनकी अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, प्यारे बच्चों जो सोच रहे हैं कि सर कुछ वैसी क्लास को लीजिए जो हमारे लिए एग्जाम में बहुत लाभदायक हो, तो प्यारे बच्चों आज ये क्लास है आपके लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है आपका एग्जाम का बहुत ही कम टाइम बचा है और इतने कम समय में हम लोगों को अभी वही चीज पढ़ना चाहिए जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो प्यारे बच्चों पूरा सिलेबस तो हम लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन सिलेबस से कुछ ऐसी जगह होती है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है एक नया सीरीज को शुरू कर रहे हैं जहां पर हम लोग सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करवाएंगे। यानी कि प्यारे बच्चों इस सीरीज में हम लोगों का लगभग 5 या 6 क्लास होगी। अगर आप इस 6 क्लास को कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो पूरे हिंदी से कहीं से भी सवाल पूछा जाए आपसे 100% बन जाएगा। प्यारे बच्चों ये जो सीरीज है ना आपके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग क्या क्या करेंगे आप ध्यान से देखो ये सीरीज आपके लिए इसीलिए स्पेशल है क्योंकि हम लोग इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको लेखक परिचय पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे। 3 चीज हम लोग एक साथ में करेंगे और आज का टारगेट है हम लोग 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यानी कि 3 चैप्टर को प्यारे बच्चों हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि यह क्लास आपके लिए कितना खास है। हिंदी में टोटल 2 बुक है, एक है गद्यखंड, एक है काव्यखंड। दोनों बुक में 13 करके चैप्टर है। पहले हम लोग गद्यखंड को पढ़ेंगे। गद्यखंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत। आप सबको पता है बातचीत के बारे में। बातचीत क्या है? एक निबंध है। तो पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि जो बातचीत है वो क्या है? वो एक निबंध है और बातचीत के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी इस चैप्टर के लेखक हैं। तो चलिए सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल प्यारे बच्चों बनता है कि जो बातचीत है वो क्या है? निबंध है। लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। तो अक्सर डेट आपको पूछा जाएगा कि जो बालकृष्ण भट्ट जी है उनका जन्म कब हुआ, तो डेट याद रखिएगा 1844 को, 23 जून को। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु प्यारे बच्चों 20 जुलाई 1914 को हुई थी। और बात करते हैं उनके निवास स्थान के बारे में कि वो रहते कहां पर थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो रहते कहां पर थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। उनकी माताजी का नाम पार्वती देवी और उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखिएगा उनके पिताजी एक व्यापारी थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 2022 में लगभग आपको पूछा गया था कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी क्या थे? तो एक व्यापारी थे। पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ये कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी है जो कि एक व्यापारी थे। और उनकी माता का नाम क्या है? पार्वती देवी, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी, कल्चरल महिला, जैसे गांव देहात की जो महिलाएं होती है, ठीक है। और ये पार्वती देवी यानी उनकी माँ जो है, इनकी माँ की वजह से बालकृष्ण भट्ट जी को पढ़ने में लालसा आया, रुचि आया, उनकी माँ के बदौलत, है ना। तो क्या पूछा जाएगा? बातचीत क्या है? एक निबंध है। ओके चलो अब प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। पहले हम आपको 10 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर 1 सब्जेक्टिव कराएंगे, फिर 10 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर 1 सब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में आपको पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो भी कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? यानी मान लो हमारे और आपके बीच में किसी तरह का मवाद है, धुआं है, यानी किसी तरह का अनबन है, हमारे बीच कोई ना कोई अगर उलझन है तो ये चीज कैसे दूर होगा? ये चीज प्यारे बच्चों बातचीत के जरिए दूर होगा। अगर झगड़ा करेंगे तो दूर नहीं होगा, बहस करेंगे तो दूर नहीं होगा, हंसने से दूर नहीं होगा, बल्कि जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो जो भी कुछ मवाद या धुआं जमा रहेगा वो कभी नहीं निकलेगा। तो ये 2024 में पूछा है ना। बातचीत शीर्षक के अनुसार जो भी कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? तो बातचीत के जरिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जैसा काम वैसा परिणाम ये किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो याद रखिएगा जैसा काम वैसा परिणाम ये क्या है? ये एक प्रहसन है। अब पूछा गया कि ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया था, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो जैसा काम वैसा परिणाम ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? तो अभी हमने बताया कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम था प्यारे बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट और उनके पिताजी एक व्यापारी थे। उनकी माताजी का नाम पार्वती देवी जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। और बालकृष्ण भट्ट जी का
जो निवास स्थान है वो कहाँ रहते थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद की जगह हो सकता है प्रयागराज ऑप्शन दे दे, क्योंकि अभी इलाहाबाद का नाम को बदल दिया गया है। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, दमयंती स्वयंवर ये किस लेखक की रचना है? यानी ये जो दमयंती स्वयंवर है ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये जो दमयंती स्वयंवर है ये लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देगा बालकृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार थे या किस युग के निबंधकार थे। देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तब हम लोग लगाएंगे भारतेंदु युग, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार थे, तब हम लोग बोलेंगे आधुनिक काल। कौन सा काल बोलेंगे प्यारे बच्चों? आधुनिक काल। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग। किस काल के निबंधकार थे? आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बताइए, मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यानी जब आप अपने से बातचीत करेंगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है मनुष्य के बातचीत करने का, है ना। बाकी किसी से साथ बात करो, कुछ भी करो, लेकिन जब आप अपना खुद से बात करेंगे ना, खुद से, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है बातचीत करने का। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहां हुआ था, यानी कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों अभी बताए थे कि 1844 को, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? क्वेश्चन पूछा गया, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो रस का समुद्र है ये किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? यानी जब दो लोग बात करती है या करता है, तो जब वो बातचीत करेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र बह रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा बातचीत। तो बताइए किनका बातचीत में रस का समुद्र बहता चला जाता है? तो प्यारे बच्चों वो कोई और नहीं, वो है दो सहेलियों की बातचीत, है ना। जब भी दो सहेली, दो हम सहेली जब भी बातचीत करती है, तो वो लोग इतना बात करती है, इतना बात करती है कि मानो रस का समुद्र बहा चला जा रहा हो, यानी कि कभी खत्म ही नहीं होती है बातचीत। तो याद रखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जब दो बुढ़िया बातचीत करती है तो वो अपने बेटी या अपना बहू की बुराई करती है। जब दो बूढ़ा बात करता है तो नए जमाने की शिकायत करते हैं और अपना जमाना का तारीफ करता है। तो ये सब याद रखिएगा। जब कोई बच्चा होता है यानी पुरुष होता है और वो अगर स्कूल में पढ़ने जाता है, अगर वो टॉपर है तो वो अपने बारे में तारीफ करता है, अगर वो भोदू है तो वो सोचता है कि पूरा स्कूल ही बहुत ज़्यादा तेज है। इस तरह से इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? दो हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत क्या है? एक निबंध है। कभी कभी ऑप्शन में आपको ललित निबंध दे देगा, ललित निबंध। बातचीत की किस विद्या की रचना है? एक निबंध है ना। याद रखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में पाया जाता है? याद रखिएगा, जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसकी मुख से एक बात सुनी थी? तो बताइए, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में पूछा जाता है कि रॉबिन्सन क्रूसो वो जंगल में थे, कितने साल? 16 साल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है कितने साल जंगल में थे? 16 साल। 16 साल वो जंगल में थे। कितने साल? 16 साल। और 16 साल के बाद पहली बार उन्होंने किसी के मुख से आवाज सुना था। किनके मुख से? तो याद रखिएगा, फ्राइडे। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो कि 16 साल तक जंगल में था, किनके मुख से पहली बार आवाज सुना? याद रखिएगा, फ्राइडे। कभी कभी पूछ देगा कि 16 साल तक जंगल में कौन था? रॉबिन्सन क्रूसो। या रॉबिन्सन क्रूसो जंगल में कितना साल तक था? 16 साल। क्वेश्चन को घुमाता है, आपको दिमाग में रखना है ना। तो रॉबिन्सन क्रूसो 16 साल तक किसके मुख से एक बात नहीं, 16 साल के बाद किसके मुख से एक बात सुनी? वो है फ्राइडे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्टिव। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक शक्ति का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की कला। यानी मान लो हम ऐसे चुप रहेंगे तो क्या आप मेरी क्लास को देखोगे? नहीं देखोगे। कहोगे भाई कुछ बोलोगे तब तो सुनेंगे ना। आप लोग
वीडियो ही नहीं देखोगे, वीडियो क्या, वीडियो ही नहीं बनाएंगे, है ना। यानी कि बोलने की कला, जो बोलने की शक्ति है ना, ये सबसे बड़ी शक्ति है। तो पूछा गया अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती, अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो दुनिया कैसा होता। तो एक गूंगा जो बोलने नहीं जानता है उसके बारे में सोचिए, उसके लिए दुनिया कैसा है। मानो इसको, उसके लिए दुनिया कुछ है ही नहीं, कुछ उसको कहने का मन है, कुछ कह नहीं पाता, कुछ बोल ही नहीं पाता, है ना। तो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो ये पूरी दुनिया गूंगी होती। कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता, कोई एक दूसरे को अपना हाल नहीं बताता, कोई अपना क्या कहते हैं तारीफ नहीं करता या बुराई नहीं सुनता या कुछ भी नहीं बात करता। तो देखिए अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, यानी ये पूरी दुनिया गूंगी होती। सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे होते और जितने भी लोग हैं ऐसा लगता है कि सभी लोग एक कोने में बैठ गए हैं, कोई किसी से बातचीत नहीं करता, क्योंकि बोलने ही नहीं आता तो बातचीत कहां से करेगा। आज आप बोलने जानते हैं तभी ना किसी से बात करते हैं, बोलने ही नहीं जानते तो आप बातचीत करते, किसी कोने में बैठे रहते। तो ये पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, कोई भी किसी से अपना सुख दुख को जाहिर नहीं करता, कोई भी अपनी समस्या किसी को नहीं सुना पाता और कोई भी अपना सुख और दुख को किसी को नहीं बता पाता, ना ही कोई अपनी समस्या किसी को बता पाता। वाक शक्ति एक बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है जो हम लोगों को ईश्वर ने दिया है ना। तो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो ये पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठा दिए गए होते, कोई भी अपनी समस्या अपना हाल किसी को नहीं बता पाता, ना ही किसी का दुख सुन पाता, इस तरह का होता। इसलिए ये जो वाक शक्ति आपको मिला है, हमको मिला है, ये बहुत बड़ी एक अद्भुत शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो बालकृष्ण भट्ट कहाँ रहते थे, तो वो रहते थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का नाम अभी बदल दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, तो हो सकता है ऑप्शन में प्रयागराज दे दे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। हिंदी प्रदीप। वो कौन से पत्रिका का संपादन किया, हिंदी प्रदीप। और कब किया, याद रखिएगा 1877, ना कि 1977। ऑप्शन पूछेगा अगर कि पत्रिका का संपादन कब किया, याद रखना 1877। अगला देखिए, यहां देखिए वही क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1877 को किया था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या, पिता जो है पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी जो है वो एक व्यापारी थे, व्यापारी, है ना। पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे, है ना। 2022 में देखो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन प्यारे बच्चों 15, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है। बताना है कि कौन सा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी 15 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। यानी मनुष्य का असली रूप का पता कब चलता है, जब वो बोलता है। बोलने से ही मनुष्य के असली सच का पता चलता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये किसने कहा था, ये प्यारे बच्चों कोई और नहीं, बेन जॉनसन कहा था। 16 का बिल्कुल जो भी यहां पर बी जवाब दे रहे हैं उसका सही है। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है, असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है। ये किसने कहा था, ये कहा था एडिसन ने। तो एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत दो व्यक्ति में होती है। कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति। इस बार क्वेश्चन आया है असल बातचीत कितने व्यक्ति में होती है, दो। और ये किसने कहा, एडिसन ने। और बोलने से ही मनुष्य का असली रूप का पता चलता है, ये बेन जॉनसन ने कहा था। दोनों में कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वही क्वेश्चन आ गया, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये किसका मत है, ये एडिसन का कहना है। किसका कहना है, एडिसन। और याद रखिएगा बातचीत का एडिसन किसको कहा गया, बालकृष्ण भट्ट को। लास्ट क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, आपको अभी करवाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो जब आप बातचीत करोगे ना किसी से भी, तो आपका जो मन है वो कैसा हो जाएगा, क्या गुस्सा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपका जो मन है वो हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। तो बातचीत से जो मन है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। बताइए किसके ना होने से। तो जब आपके पास वाक शक्ति नहीं होगी, जब आपके पास बोलने की शक्ति नहीं होगी, तो ये पूरी दुनिया आपके लिए गूंगी होगी। मतलब क्या फायदा, है ना। इस तरह से आप समझो तो समझिए, जिनके पास नहीं है उनके लिए दुनिया किसी काम का नहीं, है ना। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, वाक शक्ति के ना होने से, ऑप्शन बी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, याद रखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब क्या हुआ, बोलने का एक तरह का तरीका। तो ये कहाँ के लोगों में पाया जाता है, ये प्यारे बच्चों यूरोप के लोगों में पाया जाता है, यूरोप के लोगों में। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है। जब आप
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सुनोगे ना तो आपके जो कान है उनको बहुत अच्छा लगेगा। समझ गए? अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखना। पूछा गया मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। पूछा गया कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो हम सब जानते हैं मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका है खुद से बात करना, वाक शक्ति, अपने से बात करना, है ना, खुद से बात करना, ये सबसे अच्छा तरीका है। अब पूछा गया कि इसके द्वारा यानी कि खुद से बात करके वो कैसे अपने लिए एक नई दुनिया बना सकता है, इसी का तो जवाब देना है। चलो देखते हैं। देखो, मनुष्य की बातचीत का सबसे अच्छा तरीका, उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप का मतलब खुद से बातचीत है, यानी जब वो खुद से बातचीत करता है ना। तो मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है, यानी खुद से बातचीत है। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। यानी अपने आप से बात मतलब जैसे आप मान लो दिन भर पढ़ाई की है ना, रात को आप सोने गए तो सोने से पहले आप अपने से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बहुत अच्छी आदत है, सब लोग करना। क्या कर रहे हैं? रात को आप जब सोने वाले हो तो आप बातचीत कर रहे हैं कि अच्छा दिन भर आज हम क्या क्या किए। हाँ, सुबह उठे थे, हमने पढ़ाई किया, फिर हम मूवी देखे, फिर हम मोबाइल चलाए, फिर हम उनसे बात किए, 2 घंटा बर्बाद हुआ, मूवी में 2 घंटा बर्बाद हुआ। अरे वो मूवी तो बाद में भी देख सकते थे, बेकार देखे, बात करके क्या मिला। तो लास्ट में 5-10 मिनट सोचना चाहिए। जब 5-10 मिनट लास्ट में आप सोचोगे ना सोने से पहले, तो आपको लगेगा कि आपका दिन कैसा गया। अगर बहुत घटिया गया तो कल से ये काम नहीं करेंगे। समझ गए? तो इसलिए कहा गया मनुष्य में बातचीत का सबसे अच्छा तरीका है आत्मवार्तालाप, यानी खुद से बातचीत। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करे, एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो पहले खुद सोच ले। अगर मान लो आपको किसी को कुछ कहना है, मान लो आपको किसी को कुछ कहना है तो पहले आप खुद सोच लीजिए, है ना। यानी पहले खुद से बात करें ताकि आपको समझ में आए कि यह बात उसे अच्छा लगेगा या नहीं। यानी अगर आपको किसी से कुछ कहना है तो पहले खुद सोच लीजिए। जब आप खुद से कहेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि वो बात उसको कहेंगे तो उसको कैसा लगेगा। यह बात आपको पता लग जाएगा जब आप पहले खुद को कहेंगे, किसी को कहने से पहले। खुद से बातचीत करना इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। खुद से बातचीत करना क्यों जरूरी है? जब मान लो आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है ना, और आप उस समय अपने आप से बात करेंगे कि अगर हम उसको गुस्सा दिखाएंगे तो फिर वो बुरा मान जाएगा। ऐसे ऐसे करके जब आप खुद से बातचीत करोगे तो फिर आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट उसको गुस्सा दिखा दोगे तो फिर वो भी बुरा मान जाएगा। तो वही चीज है, ताकि आपको समझ में आए कि यह बात उसे अच्छा लगेगा या नहीं। खुद से बातचीत करना इसीलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पा सके, क्रोध पर कंट्रोल पा सको, जिससे दूसरों को दुख ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे। क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाती है। यानी हमारा जो मन है वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है, चाहे नए चीजों को देखकर हो या किसी दूसरे को देखकर, है ना। हमारा जो मन है वो कुछ ना कुछ हमेशा सोचती रहती है, चाहे नए चीजों को देखकर हो या दूसरे को देखकर, वो हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने जीभ पर काबू रखे, यानी इंसान को चाहिए कि जो अपना जीभ है ना, जो बोलता है, काबू रखे। क्योंकि अगर ये जीभ ही है जो सब कुछ करवाता है, आपको किसी की नज़र में बुरा बनाता है, आपको किसी की नज़र में अच्छा बनाता है, ये आपका जबान है, ये आपका जीभ है ना। तो इसलिए जीभ को, जबान को कंट्रोल में रखना चाहिए, है ना। अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न ना करे। ऐसा करने से किसी से ना तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। समझ गए? तो यहां पर ओवरऑल कहने का क्या मतलब था कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? खुद से बातचीत करना। और इससे आप कैसे एक नई संसार बना सकते हैं? तो इससे बिल्कुल आप नई संसार बना सकते हैं। कैसे? अगर आप ऐसी शक्ति पैदा करते हैं अपने अंदर जिससे वजह से आप खुद से बातचीत करते हैं, तो कल चल करके आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको मान लो किसी पर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने से पहले आप खुद से बातचीत करोगे कि भाई अगर उसको भी गुस्सा दिखाएंगे तो वो तो बुरा मान जाएगा, ऐसा वैसा। ऐसे जब आप खुद से बातचीत करोगे तो फिर उस पर गुस्सा भी नहीं आएगा। इस तरह से आपके लिए एक नई दुनिया बन जाएगी, है ना। तो ये है मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका। क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है, और अगर हम मन के अनुसार चलने लगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। वेरी गुड। तो अच्छे से आप लोग देख लेना। वैसे ये पीडीएफ आपको तनु क्लासेस ऐप में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट
किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? देखिए वही क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या? किस काल के रचनाकार है प्यारे बच्चों? इस बार 2023 में पूछा है। देखो इस बार क्वेश्चन कैसे पूछा था 2023 में, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, और यहां पर आधुनिक काल नहीं दिया था, यहां पर दे दिया था भारतेंदु युग। अब बताइए कौन सा आंसर लगाएंगे? बिल्कुल भारतेंदु युग लगाएंगे, क्योंकि यहां पर आधुनिक काल दिया ही नहीं था। अब आधुनिक काल नहीं देगा तो भारतेंदु युग देंगे। हाँ, अगर दोनों दे देता, भारतेंदु युग भी दे देता, आधुनिक काल भी दे देता, और यहां पर अगर सवाल पूछता किस काल के, तो फिर हम लोग आधुनिक काल देते। लेकिन आधुनिक काल अगर नहीं है, भारतेंदु युग है, तो इस पर लगा देंगे। समझ गए? तो ये 2023 में देखो ऐसा ही क्वेश्चन आया है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? भारतेंदु युग। वैसे है तो आधुनिक काल, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। अगला देखो, बालकृष्ण भट्ट जी की माता का क्या नाम था? देखो 2023 में पूछा है। उसकी माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन देखिए, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निबंध लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग है ये कैसा है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है। तो जो भारतेंदु युग है प्यारे बच्चों, वो उर्वर है। 24 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? यानी किनको हिंदी का एडिशन कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, और ये 2024 में पूछा है। तो हिंदी के एडिशन किसे कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, ऑप्शन आपका ए 25 का सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये 25 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने आपको करवाया। अब एक और सब्जेक्टिव देख लीजिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? तो हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना क्या था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तो उसका असली रूप का पता नहीं चलता। यानी बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता, मनुष्य के असली रूप का पता चलता है। यह बात बेन जॉनसन ने कहा था। और एडिसन ने क्या कहा था? एडिसन ने कहा था कि जो असल बातचीत है वो दो व्यक्तियों के बीच होती है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, चौथा व्यक्ति आ जाता है, फिर वो बात असल बातचीत नहीं होता, फिर वहां पर मजाक बनता है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा है, तो जवाब हम लोग लिखेंगे, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन की राय है कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। और एडिसन का राय है कि, एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोल करके बातचीत करते हैं। जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो वो अपने से दिल खोल करके बात करते हैं। जो भी उनकी निजी बात होती है, जो भी पर्सनल बात होती है, वो सभी एक दूसरे को बताते हैं। तो जब दो व्यक्ति बात करते हैं वो पर्सनल बात करते हैं, वो निजी बातों को बताते हैं, दिल खोल करके बात करते हैं। अगर इसी बीच वहां कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो फिर वह खुलकर बात नहीं कर पाते। अब वो बात कोसों दूर चली जाती है। जो बात करता है ना दिल खोल करके, अब वो बात नहीं करते, वो बात कोसों दूर चली जाती है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आ गया। अब यहां पर मजाक बनेगा। कहा भी जाता है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। तीसरे आदमी के आ जाने से या तो वह उस बात को छुपा लेंगे या उसे मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। यानी तीसरा व्यक्ति, कहा भी जाता है कि अगर 6 कान में कोई बात पड़ जाए तो वो बात, कोई अगर बात है जो 6 कान में पड़ गया तो वो बात अब नहीं रहती छुप करके, वो बात फैल जाती है ना। और अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वहां पर वो तीसरा व्यक्ति जब आएगा वो पूछेगा भाई क्या बात कर रहे थे? अरे कहाँ कुछ कर रहे थे, यानी उसको मूर्ख बनाने लगेगा। ऐसा होता है ना। तो वही चीज कहा गया, तीसरे आदमी के आ जाने से या तो उस बात को छुपा लेगा या फिर उसे मूर्ख बनाएगा। जो पूछ रहा है, जो आया, उसे मूर्ख बनाएगा या उसे अज्ञानी या उसे बेवकूफ बनाएगा। इस तरह से उसका मजा लेगा। ठीक है, तो इतना ही प्यारे बच्चों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। अब हम लोग चलते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर हिंदी का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था क्या है? कहानी है। तो पहला सवाल बनता है कि उसने कहा था क्या है? एक कहानी है। उसने कहा था चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग लहना सिंह के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि उसने कहा था क्या है? कहानी है। इसके नायक का नाम क्या है? तो नायक का नाम है लहना सिंह। लहना सिंह है ना। और एक नायिका है जिनका नाम क्या है? सूबेदारनी जी। तो सूबेदारनी जी और लहना सिंह, एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। उसने कहा था में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पहले लेखक परिचय देखते हैं, फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करेंगे। पहला, उसने कहा था एक कहानी है। इसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पूछा जाएगा कि उसने कहा था कि लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब प्यारे बच्चों पूछा गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को क्या कहते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1922 को।
अच्छा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में, यानी जयपुर राजस्थान में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? जयपुर राजस्थान में, राजस्थान में जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये रहते कहाँ पर थे? उनका गाँव का नाम था गुलेर, गुलेर नाम का गाँव था, जिला का नाम था कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी रहते थे। और उनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम, पंडित शिवराम, याद रखिएगा। तो ये चीज आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म स्थान याद रखिएगा जयपुर राजस्थान, और वो रहते थे गुलेर नाम का गांव में। कहां पर रहते थे प्यारे बच्चों? जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, यानी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में वो रहते थे। लेकिन उनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था 7 जुलाई 1883 को। और वो क्या लिखे उसने कहा था, जो कि एक कहानी है। वैसे इन्होंने 3 कहानी लिखा है ना। सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, 3 कहानी। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। उनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी गुलेरी जी का पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? 2021 में पूछा है, तो बताइए कौन सी कहानी है जिसको मील का पत्थर कहा जाता है? बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। ये जो उसने कहा था कहानी है ना, इसको मील का पत्थर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, कहने का मतलब है वो कहते थे कि जैसे घोड़ा बिना फेरे बिगड़ जाता है, वैसे अगर सिपाही नहीं लड़े तो सिपाही भी बिगड़ जाता है। तो ये बात, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये पंक्ति ली गई है उसने कहा था से। उसने कहा था जो कि एक कहानी है, लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। इस कहानी में हम लोग 2 व्यक्ति के बारे में मुख्य तौर पर पढ़ते हैं, लैना सिंह, सूबेदारनी जी, है ना। इसके बारे में आगे बात करते हैं। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? अब बताइए कौन सी कहानी है या कौन सी रचना है जो गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया नहीं है? तो देखिए, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था, ये तीनों लिखा गया है गुलेरी जी के द्वारा। लेकिन जो हारे को हरिनाम है ये गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तीनों कहानी याद रखिएगा, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था, ये तीनों कहानी किसका है? गुलेरी जी का। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा नहीं है। तो हारे को हरिनाम ये गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। अगला देखिए, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? नायक, नायक का मतलब होता है हीरो। तो उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह, है ना। आपको कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि लहना सिंह का उम्र कितना था प्यारे बच्चों जब वो लहना सिंह जब सूबेदारनी जी से मिले थे, तो उस वक्त में इसका उम्र कितना था? 12 साल। और जो लड़की थी जिनका नाम था सूबेदारनी जी, जिनका नाम क्या था? सूबेदारनी जी, उनका उम्र कितना था? याद रखिएगा सूबेदारनी जी का उम्र था प्यारे बच्चों कितना? 8 साल, है ना। तो लहना सिंह का उम्र था 12 साल, सूबेदारनी जी की उम्र थी 8 साल। ये दोनों की मुलाकात कहां पर होती है? तो ये दोनों की जो मुलाकात है वो एक बाजार में होती है, एक शहर में होती है। शहर का नाम है अमृतसर। तो ये भी पूछा जाता है कि लहना सिंह और सूबेदारनी जी की मुलाकात कहां पर होती है, किस जगह पे वो दोनों मिलते हैं? अमृतसर के बाजार में, है ना। अच्छा, लहना सिंह और सूबेदारनी जी अमृतसर में क्या कहां जाते हैं? अपने मामा के वहां। तो याद रखिएगा लहना सिंह और सूबेदारनी जी की अमृतसर में कौन रहते हैं? मामा रहते हैं, उसी मामा के वहां जाते हैं, है ना। याद रखिएगा लहना सिंह कहां के रहने वाले थे? लहना सिंह प्यारे बच्चों मांझे के रहने वाले थे, मांझे, सही है। और सूबेदारनी जी कहां के रहने वाले थे? मगड़े। सूबेदारनी जी मगड़े और लहना सिंह मांझे। और ये दोनों अमृतसर जाते हैं अपने मामा के वहां। लड़का का उम्र 12 साल, लड़की का उम्र 8 साल, है ना। अच्छा, लहना सिंह क्या थे, कौन सा पद पर थे? याद रखिएगा लहना सिंह एक जमादार थे, जमादार। लहना सिंह एक जमादार थे, ठीक है। पूछा जाएगा वजीरा सिंह क्या थे? वजीरा सिंह, तो याद रखिएगा वजीरा सिंह जो है ना प्यारे बच्चों एक विदूषक थे। विदूषक, विदूषक का मतलब क्या होता है? विदूषक का मतलब होता है जो हंसाता है। पूछा जाता है कि कौन पलटन का विदूषक था? पलटन मतलब एक ग्रुप। तो एक होता ना कि 4-5 दोस्त है, 4-5 दोस्त में एक दोस्त होता है जो हमेशा हंसाता, मजाक करता है। तो जो वजीरा सिंह था, वजीरा सिंह जो कि लहना सिंह का दोस्त था, ये पलटन का विदूषक कहा जाता था। इसको विदूषक, विदूषक क्यों कहा जाता था? क्योंकि वजीरा सिंह हमेशा हंसाता था, इसलिए इसको पलटन का विदूषक कहा गया, है ना। और लहना सिंह क्या था? जमादार के पद पे था। बोधा सिंह कौन था? याद रखिएगा बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा, बोधा सिंह सूबेदारनी जी का बेटा, ठीक। और ये हजारा सिंह कौन था? हजारा सिंह सूबेदार था। तो पूछा जाएगा हजारा सिंह किस पद पर था? कौन सा पद पर था? तो हजारा सिंह सूबेदार के पद पर था। देखिए यहां से आपके लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हजारा सिंह सूबेदार के पद पे था, लहना सिंह जमादार के पद पे था। बोधा सिंह जो है ये हजारा सिंह का बेटा का नाम है बोधा सिंह, और या फिर कहेगा बोधा सिंह का पिताजी का नाम हजारा सिंह या हजारा सिंह का बेटा का नाम बोधा सिंह। और हजारा सिंह और सूबेदारनी ये दोनों आपस में शादी किए हैं, इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम बोधा सिंह। याद है आप लोगों को? अच्छे से याद रहना चाहिए, वेरी गुड। चलिए, उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी है,
उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है, एक युद्ध की कहानी है। बिल्कुल इस कहानी, ये कहानी आपके 5 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 5 भाग में। ये कहानी 5 भाग में बांटा गया है। 5 में से 3 भाग में हम लोग सिर्फ युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। पूछा जाएगा कि कितने भागों में बांटा है? 5। 5 में से 3 भाग में हम लोग युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। उसने कहा था कि युद्ध की भी कहानी है, क्योंकि युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। दिव्य प्रेम की कहानी, बिल्कुल एक प्रेम की कहानी है। लड़का लड़की आपस में मिलता है, अमृतसर के बाजार में लड़का को प्यार हो जाता है, बार बार एक सवाल करता है, तेरी कुरमाई हो गई क्या? इस तरह से सवाल करता है। तेरी मंगनी हो गई क्या? कुरमाई का मतलब मंगनी। अगला, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। तो उसने कहा था जो कहानी है ये सभी है। प्रेम पर बलिदान देने की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, युद्ध की कहानी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट, देखिए ध्यान से। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहां और किस रूप में होता है। यानी ये जो उसने कहा था कहानी है, ये कहां शुरू होता है और किस रूप में होता है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है प्यारे बच्चों एक बाजार से, अमृतसर के बाजार से। एक लड़का जिसका नाम रहता है लहना सिंह, जो कि उस लड़की को बचाता है एक टांगे से। एक घोड़ा गाड़ी टाइप का होता है, घोड़ा गाड़ी, वो गिरता है तो उसी टांगे से लड़की को बचाता है वो लड़का, और वो लड़का को उस लड़की से एक तरह से प्रेम हो जाता है। वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। तो पूछा गया उस कहानी की शुरुआत कहां और किस रूप में होती है। तो देखिए, कहानी का शुरुआत अमृतसर के एक व्यस्त बाजार से होता है। यहाँ एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिले थे। लड़का मामा के लिए दही, लड़का जो है मामा के लिए दही, और लड़की जो है रसोई के लिए बरिया खरीदने आई थी। दोनों का मिलन और एक दूसरे से परिचय होना ही कहानी की शुरुआत थी। यानी दोनों मिलते हैं और एक दूसरे का परिचय देते हैं, और यही कहानी की शुरुआत है। ठीक है। अगला, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में प्यारे बच्चों अमृतसर शहर के बारे में चर्चा। अमृतसर, क्योंकि अमृतसर में ही लड़का लड़की मिलता है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? देखो आ गया, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? बिल्कुल जो भी मांझे दे, अच्छा लहना सिंह का, हाँ बिल्कुल, लहना सिंह का गांव का नाम मांझे, और सुबेदारनी जी का गांव का नाम मगड़े। सुबेदारनी जी के गांव का नाम मंगड़े, लहना सिंह के गांव का नाम मांझे। इसमें कंफ्यूज मत होना, याद रखना है ना। तो यहां पूछा गया लहना सिंह के गांव का नाम, तो क्या हो जाएगा? मांझे। अगला देखिए, लहना सिंह किस पद पर था? देखो आ गया। तो लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। लहना सिंह जमादार पद पे था। हजारा सिंह सूबेदार के पद पे था, याद रखिएगा। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी गोद में? तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनका जो सिर है ना उसके दोस्त के गोद में था, और उनका दोस्त कौन था? वजीरा सिंह, है ना। वजीरा सिंह जो कि पलटन का विदूषक था, हंसाता था, मजाक करता था, है ना। तो लहना सिंह की जो मृत्यु है वो किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह, इनके लड़के का नाम था बोधा सिंह। क्वेश्चन पूछ देगा बोधा सिंह के पिताजी का नाम क्या था? हजारा सिंह, है ना। और हजारा सिंह क्या थे? एक सूबेदार थे, और उनका बेटा का नाम था बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। भारत के सिपाही जो लहना सिंह, सूबेदार, बोधा सिंह, ये सब जो लड़ने के लिए गए थे, तो बताइए किसके साथ युद्ध हुआ था जो लड़ने के लिए गए थे? तो याद रखिएगा, जो भारत के सिपाही है प्यारे बच्चों, वो पहले तो कौन सा युद्ध में गए थे? प्रथम विश्व युद्ध में। अब आप बताइए तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इस बार ये शायद क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सा युद्ध में ये लोग लड़ने गए थे? प्रथम विश्व युद्ध, जो कि हुआ था 1914 में, 1914 से 18 के बीच। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसी युद्ध में प्यारे बच्चों ये भारतीय सिपाही लड़ने के लिए गए थे। किसके तरफ से? अंग्रेजों के तरफ से, यानी अंग्रेजों के साथ। तो पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी ओर से लड़ने के लिए गए थे? अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज भारत पर कब्जा था ना, तो अंग्रेज भारत के सिपाही को लेके गया था युद्ध करने के लिए। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ लड़ाई हुआ था? जर्मनी के साथ। लड़ाई जो है किसके साथ था? जर्मनी। और गए किनके साथ थे? अंग्रेज के साथ, क्योंकि अंग्रेज और जर्मनी का लड़ाई था प्रथम विश्व युद्ध में, है ना। और जर्मनी से हिटलर था, आपको पता है हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध में उसी की वजह से तो सब कुछ हुआ था। तो भारतीय सिपाही जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था भारतीय सिपाही का? तो भारत के सिपाही, अंग्रेज जो है भारत के सिपाही को लेके गए थे जर्मनी के साथ लड़ने। तो भारतीय सिपाही किसके साथ गए थे? अंग्रेजों के साथ। किससे लड़ने गए थे? जर्मनी से। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो एक जर्मन लप्टन थे जो धोखा देने के लिए आया था, धोखेबाजी करने आया था। तो उसको किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। एकदम बहुत ही चालाकी से लहना सिंह ने मार गिराया। ठीक है। अच्छा, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था? सिख राइफल्स के जमादार कौन है? लहना सिंह। लहना सिंह का पद क्या था? जमादार था।
तो हर सिपाही को कोई ना कोई नंबर मिलता है। जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे तो देखिएगा हर खिलाड़ी के पीछे नंबर लिखा हुआ रहता है, तो उसी तरह सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर था 77। अगला देखिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, या ये कहानी देखिए 2023 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? तो जो उसने कहा था कहानी है ये 1915 में लिखी गई है ना। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी टोटल 3 कहानी लिखे थे। उसने कहा था बुद्ध का कांटा सुखमय जीवन। तो बुद्ध का कांटा सुखमय जीवन का भी डेट आप लोग याद रखना, ठीक है? मुझे कंफर्म भी याद नहीं है, लेकिन वो डेट भी आप याद रखना। 1915 तो ये सही है, ये तो मुझे भी याद है, लेकिन वो उसने कहा था और सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उन्होंने 3 कहानी लिखा था। तीनों कहानी कब कब लिखा गया ये भी आप याद रखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत अच्छा। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, कछुआ धर्म किसकी कृति है? पूछा गया जो कछुआ धर्म है ये किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों का भी एकदम सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो पुरानी हिंदी किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पुरानी रचना जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? पुरानी हिंदी किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, ये किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल। क्योंकि जब युद्ध करने के लिए गए थे ना भारतीय सेना, तो उस समय ठंडी बहुत था, तो जो आग जल रहा था उसी को कहा गया सिगड़ी। होता ना ठंडी में हम लोग आग वगैरह जलाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता? सिगड़ी। तो ये बात किसने कहा था कि उद्यमी उठो सिगरी में जल्दी से कोयले डालो? किसने कहा था? तो प्यारे बच्चों ये कोई और नहीं, ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह। 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल, कोयला डालो, आग जलेगा, कोयला डालो, कोयले डाल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात हो रही है। तो ये किस युग के थे? द्विवेदी युग। भारतेंद्र युग के कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, वो भारतेंद्र युग, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 18 का। 18 का आप लोग क्या लगा रहे हैं? ए एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। उसने कहा था कितने भागों में विभक्त है? जो उसने कहा था कहानी है ये 5 भागों में बांटा हुआ, 5। और पूछा जाएगा कितने भाग में युद्ध के बारे में चर्चा है? तो टोटल 3 भाग में युद्ध के बारे में दिया गया है। पहली भाग में परिचय है और लास्ट वाला भाग में पूरी कहानी का एक तरह से रिवीजन है। अगला देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 1883 को तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 8 जुलाई या 7 जुलाई को? बिल्कुल प्यारे बच्चों 20 का सही जवाब है 7 जुलाई 1883 को, ठीक है, वेरी गुड। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में थे। तो लहना सिंह के बारे में तो पता ही है, उसने कहा था कि नायक है जिन्होंने अपना जान देकर के उनका जान बचाया, जिनसे वो प्रेम करता था, उनके पति का, बेटा का। तो देखिए लहना सिंह के बारे में पूछा गया है। लहना सिंह एक सच्चे देशभक्त तथा वीर सिपाही थे। वो बहुत बहादुर और बहुत ही निडर व्यक्ति थे, किसी से डरते नहीं थे, वो बहुत बहादुर थे। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए लहना सिंह को कहा और लहना सिंह ने इस वचन को पूरी तरह से निभाया और अपना प्राण दे दिया, है ना। सूबेदारनी जिनसे वो प्रेम करता था, उन्होंने सिर्फ कहा था एक बार कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, और इन्होंने यानी लहना सिंह ने अपनी जान देकर के अपना उनका पति और उनका बेटा की रक्षा की। तो इस तरह से लहना सिंह एक बहुत ही बहादुर और एक निडर व्यक्ति थे और डरते नहीं थे किसी से, है ना। तभी ना बहुत दिमाग वाले थे, किसी को भी कोई भी इससे चालाकी नहीं कर पाता था, है ना। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है, कर्म प्रधान, है ना। इस बार कर्म प्रधान ऑप्शन में नहीं था, इस बार मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन आया था, तो लेकिन कैसा कहानी है? कर्म प्रधान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किसके अभिभावक बनकर के मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर के वो मेयो कॉलेज क्या कहते हैं अजमेर में आए थे। अगला सवाल, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? जो लप्टन साहब है, लप्टन साहब जो एक जर्मन थे, जो धोखा देकर के अपने आप को लप्टन कहा। लप्टन का मतलब होता है एक तरह का कैप्टन, सेना का मालिक, सेना का प्रमुख। तो लप्टन साहब जो है वो आते हैं उस जगह पे जहाँ पे सारा सेना ठहरा हुआ रहता है। लप्टन साहब उस जगह पे आते हैं, आने के बाद सूबेदार को कहते हैं कि तुम इतने आदमी, इतने सिपाही छोड़ करके, इतने सिपाही को खंदक में छोड़कर बाकी सब सिपाही को साथ में लेके जाओ। तो कितने सिपाही? 10 सिपाही पूछा गया क्वेश्चन है। तो लप्टन साहब प्यारे बच्चों वो आते हैं, आने के बाद सूबेदार को कहते हैं कि खंदक में इतने सारे आदमी को छोड़ के बाकी सबको लेके जाओ। कितने सिपाही को छोड़ के जाने के लिए कहा? याद रखिएगा कितने सिपाही? 10 सिपाही।
10 सिपाही को वो छोड़ के जाने के लिए कहा था, धोखा दे रहा था ताकि ये 10 सिपाही को हम अकेले मार देंगे, है ना। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? जब लहना सिंह को पता चल जाता है कि ये जो लपटन है ये धोखेबाज है, ये जो है धोखे से यहाँ पर सारा सिपाही को भेजा है, 10 सिपाही को ही यहाँ रखा है ताकि 10 सिपाही को अकेले मार पाए, बम से उड़ा पाए। तो जब ये लहना सिंह को पता चल जाता है तो सूबेदार को जो जाने के लिए कहा था ना, सूबेदार जा रहा था, तो लहना सिंह को जब ये पता चल गया तो वो तुरंत कहा, किसको कहा कि जल्दी से जाओ और सूबेदार को वापस बुला के लाओ। किसको कहा था? अपना दोस्त वजीरा सिंह को कहा था, है ना। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भी ए लगा रहे हैं उसका सही है, बहुत अच्छा। तो लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटा की रक्षा के लिए किससे कहा? तो अपने पति और बेटा की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहा। लहना सिंह जो कि एक जमादार थे। अगला क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के पिता, तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह, या हजारा सिंह के बेटा का नाम था बोधा सिंह। एक अकालिया सिख कितने बराबर होता है? यहां जब एक सिख था ना, एक मात्र लहना सिंह अकेले था और वो लपटन कहा कि मेरे पास 3 बम है, तुम्हारे पास तो तुम अकेले हो, तुम क्या कर पाओगे मेरा। वो जर्मन था लपटन, धोखेबाज से वो लपटन बना था जबकि वो लपटन नहीं था। तो वो जो है जो लपटन था उसके पास 3 बम था, तो वो कहा कि मेरे पास 3 बम है, तुम्हारे पास क्या? तो लहना सिंह ने उसी समय कहा कि एक अकेला सिख जो है वो 1.25 लाख के बराबर होता है, 1.25 लाख, है ना। तो एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो कितना के? 1.25 लाख। देखो 2023 में पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट है। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह किस देश की ओर से लड़ रहा था? 2023 में पूछा है, बताइए कौन सा देश की तरफ से? तो इंग्लैंड की तरफ से। किस से लड़ रहा था? जर्मनी से। किसकी तरफ से? इंग्लैंड, यानी अंग्रेज की तरफ से, है ना। क्वेश्चन देखो पूछा गया ना। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? देखो 2024 में पूछा है। उसने कहा था कहानी में कौन से युद्ध के बारे में है? कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध, बिल्कुल ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना उस वक्त में। अगला देखिए, सूबेदार बोला लहना सिंह, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। ये किसने बोला? सूबेदार बोला। सूबेदार किस? सूबेदार का नाम हजारा सिंह। तो हजारा सिंह बोला, सूबेदार बोला कि लहना तुमको जो है ना सूबेदारनी जी जानती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो लहना सिंह और सूबेदारनी से प्यार करता था, लेकिन सूबेदारनी की शादी किसी और से हुआ। किससे? हजारा सिंह से हुआ, यानी सूबेदार से हुआ। तो सूबेदार लहना सिंह से कहता है कि लहना तुमको जो है सूबेदारनी जानती है, तुमको बुलाती है, जाओ मिलाओ। तो ये कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो ये जो कथन है उसने कहा था से है। देखो 2024 में पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। तो हिंदी में ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब यह जानकर कि लड़की की कुर्माई हो गई, लड़की की क्या हालत होती है? जब लड़का बार बार लड़की से सवाल करता है तेरी कुर्माई हो गई क्या, तेरी कुर्माई हो गई क्या, तो लड़की कौन सा जवाब देती है? धत धत कह के जवाब देती है। फिर एक दिन जब लड़की बहुत गुस्सा आ जाती है तो वो बोल देती है हाँ हो गई, कल ही हो गई है, देखो ये दुपट्टा, ये रेशम से करा हुआ सालू, जल्दी से देखो कल ही हुई है। इस तरह से लड़की बोलती है। तो ये सुनने के बाद लड़का को यकीन हो जाता है। अब लड़का का हालत कैसा हो जाता है बताइए? यह बात जान करके कि जब लड़की की कुर्बानी हो गई है, ये बात जान के लड़की की क्या हालत होती है? तो लड़की की हालत बिगड़ जाती है, समझो एक तरह से वो पागल हो जाता है। तो लड़की की कुर्बानी के बारे में जानने के बाद लड़का बहुत गुस्से में आ गया, वह पूरी तरह से असंतुलित हो गया, पूरा गुस्सा आ गया उसको, और विक्षिप्त की तरह बर्ताव करने लगा, एक तरह पागल की तरह बर्ताव करने लगा। उसने एक लड़के को नाली में गिरा दिया, कुत्ते पर पत्थर फेंका, गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ा दिया और वैष्णवी से टकरा गया। इस तरह से एक तरह से समझो कि वो पागल हो गया जब उनको पता चला कि सूबेदारनी जी की कुर्माई यानी मंगनी हो गई है। कुर्माई का मतलब मंगनी, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। याद रखिएगा हिंदी में ना ये चैप्टर से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। हमको लगता है सबसे ज्यादा इसी से इस बार पूछा जाएगा। संपूर्ण क्रांति जो क्या है? एक भाषण है। तो पहला सवाल तो यही याद रख लो, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, संपूर्ण क्रांति एक आंदोलन है, बिहार आंदोलन। कभी कभी सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा? देखो, संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, यह भाषण किसने दिया? भाई जयप्रकाश नारायण ने दिया। अब जयप्रकाश नारायण को तो हम लोग जानते हैं। जयप्रकाश नारायण ने यह भाषण कब दिया था? पटना में दिया था, पटना में गांधी मैदान में यह भाषण दिया था, संपूर्ण क्रांति। अच्छा, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण को अभी लोग क्या कह के बुलाते हैं? उनको कौन सी उपाधि दी गई? उनको लोकनायक की उपाधि दी गई, लोकनायक, है ना। जयप्रकाश नारायण जी
पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे, स्वामी सत्यदेव जी के भाषण को सुन करके उनको अमेरिका जाने का मन किया। इनके बारे में ऐसे सवाल आते हैं, चलो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल, संपूर्ण क्रांति क्या है? ये एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में एक भाषण दिया, उसी भाषण को संपूर्ण क्रांति कहते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई? याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1979 को, यानी 8 अक्टूबर 1979 को उनका मृत्यु हो गया, 1979। ठीक है, बात करते हैं उनका जन्म स्थान के बारे में। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ता, दोनों राज्य में पड़ता, सिताब दियारा गांव। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहां पर हुआ था? सिताब दियारा गांव। अच्छा, जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में बाउल कह के बुलाया जाता था, बाउल। बचपन में इनका नाम क्या था? बाउल। जब वो बड़ा हुए तो उनको जेपी के नाम से बुलाया गया, जेपी, जयप्रकाश। और फिर वो बहुत ज्यादा जब फेमस हो गए तो उनको वो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए, है ना। उन्होंने प्यारे बच्चों संपूर्ण क्रांति एक भाषण दिया था। पूछा जाता भाषण कब दिया? 5 जून 1974 को उन्होंने भाषण दिया। छात्र आंदोलन कब चला? 5 जून 1974 को। छात्र आंदोलन किसने चलाया? जयप्रकाश नारायण ने। छात्र आंदोलन को बिहार आंदोलन कहते हैं। बिहार आंदोलन किसने चलाया? वही जयप्रकाश नारायण। कब चला? 1974 को। ये सब पूछा जाता है, बहुत आसान है, देखोगे भी। तो उन्होंने भाषण दिया था संपूर्ण क्रांति कब? 5 जून 1974 को। कहां पर? गांधी मैदान, पटना। उनकी माताजी का नाम फूल रानी, पिता का नाम हरसियू दयाल। तो ये भी याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी की माताजी का नाम क्या है? फूल रानी। फूल रानी क्या नाम है? फूल रानी। पिताजी का नाम हरसियू दयाल और उनके पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। पत्नी के नाम क्या है? प्रभावती देवी। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग सवाल जवाब करते हैं। तो वो जो क्वेश्चन था कि चंद्रदत्त शर्मा गोलेरी ने टोटल 3 कहानी लिखा। कौन कौन सी कहानी? एक सुखमय जीवन, एक बुद्ध का कांटा और एक प्यारे बच्चों था आपका उसने कहा था। तो उसने कहा था 1915 में, बाकी सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा ये 1911 में। ठीक है, तो 1911 में दोनों कहानी, 2 कहानी को 1911 में और एक कहानी जो उसने कहा था ये 1915 में। अब आप भी याद रखना, ठीक है, सारे लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है प्यारे बच्चों? तो ये है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में दलविहीन लोकतंत्र है। बिल्कुल फर्स्ट का राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, वेरी गुड। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। किसने कहा था अभी ना जाने कितनों मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? ये बात किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किस अस्पताल में दिनकर जी की निधन हुआ था? दिनकर जी को बारे में पता है ना, दिनकर जी जो कि जयप्रकाश नारायण जी के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दिनकर जी आगे अगले चैप्टर में इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो प्यारे बच्चों विलिंगडन नर्सिंग होम में, ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो हमको आप लोग को भी रट गया होगा ना, याद हो गया होगा ना। क्या, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे तो वहां पर वो मार्क्सवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, है ना, और वो हमेशा उसी तरह का बात करते थे, इसलिए जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले, यानी जयप्रकाश नारायण जी का एक खुद का डॉक्टर था जो उनके स्वास्थ्य पर, उनके हेल्थ पर हमेशा ध्यान रखता था, उनका केयर करता था। तो उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। तो जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण जी किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? यानी उन्होंने किसका भाषण सुना जिसके बाद उनको अमेरिका जाने का मन किया? तो प्यारे बच्चों स्वामी सत्यदेव जी, याद रखिएगा, स्वामी सत्यदेव जी का जब उन्होंने भाषण सुना ना तो उनको मन किया कि चलो भाई अमेरिका चलते हैं पढ़ने के लिए। और वहां पर उन्होंने मेहनत मजदूरी करके, होटल में काम करके, तब उन्होंने बहुत ही कष्ट से पढ़ाई किया उन्होंने, है ना। समझ सकते हो अमेरिका जाकर के, जिस तरह से आज आप लोग दिल्ली वगैरह जाकर के बहुत सारे जो गरीब होते हैं वो पढ़ते हैं, वैसे ही बहुत मेहनत किया उन्होंने। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? याद रखिएगा बिहार विद्यापीठ से। या फिर क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन कहेगा बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा उन्होंने पास की? आईएससी। या आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? बिहार विद्यापीठ। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है लेकिन आपको नहीं घूमना है, क्योंकि भाई याद है तो क्यों घूमेंगे, है ना। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में। लेनिन, है ना, लेनिन से ही वो प्रभावित हुए थे। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई और लेनिन के द्वारा मार्क्सवादी विचारधारा दिया गया और जयप्रकाश नारायण जी उससे बहुत प्रभावित हुए। तो पूछा गया जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो याद रखिएगा 1924 में ही, जब लेनिन की मृत्यु हुई उसी समय जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन,
अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। यानी पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण जी का छात्र जीवन के बारे में बताएं, जब वो स्टूडेंट में थे, जब वो आपके जैसा थे, है ना। और वो अमेरिका जो गया उसके बारे में बताइए, क्या क्या उन्होंने जाके किया। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है। हर स्टूडेंट की तरह इनका भी जो जीवन है बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ है ना। तो जयप्रकाश नारायण जी का छात्र जीवन, स्टूडेंट लाइफ बहुत ही संघर्षशील रहा है। वो साइंस के छात्र थे, वो कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में भी रहे। यानी फूलदेव बाबू के साथ जब होता ना कि पैसा वैसा नहीं है तो चलो कुछ दिन काम कर लेते हैं, किसी के वहाँ कुछ पैसा हो जाएगा, तो वो कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में भी रहे। बिहार विद्यापीठ से वो आईएससी की परीक्षा पास किए, और बिहार विद्यापीठ एक बहुत बड़ी संस्था थी, वहां से उन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की, है ना। एक दिन वो स्वामी सत्यदेव जी का भाषण में एक बात सुना था। स्वामी सत्यदेव जी एक स्वामी थे जिनका नाम था सत्यदेव जी। एक दिन उनके मुख से, यानी स्वामी सत्यदेव जी के मुख से उन्होंने एक भाषण सुना था कि अमेरिका में ना मेहनत मजदूरी करके लड़के पढ़ाई कर सकते हैं। वो क्या सुना? स्वामी सत्यदेव जी का भाषण सुन रहा था, उसमें वो बोले थे स्वामी सत्यदेव जी कि अमेरिका में स्टूडेंट मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई कर सकते हैं। जब ये भाषण सुना जयप्रकाश नारायण जी, फिर क्या था, फिर इसको अमेरिका जाने का मन किया। तो एक दिन स्वामी सत्यदेव जी की भाषण में उन्होंने एक बात सुना था कि अमेरिका में मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई कर सकते हैं, और फिर वे अमेरिका चले गए। वहां वो बागानों में काम किया, बगीचों में काम किया, कारखानों में काम किया, जहां जानवर मारे जाते हैं वहां काम किया, उन कारखानों में उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना तो वो जरूर कमा लेते थे जिससे कुछ खाने का इंतजाम हो जाता था, कुछ कपड़े भी वो खरीद लेते थे, और कुछ फीस के लिए काम आते थे। और बाकी हर दिन 1 घंटा होटल में काम करते थे, बर्तन धोते थे, यानी कि वो जो है वहां पर वो हर तरह का काम किया, बगानों में काम किया, कारखानों में काम किया, जानवर जहां मारे जाते थे उन कारखानों में भी काम किया, जिस जगह पे जानवर अगर मारे जाते थे उन जगहों पर भी उन्होंने काम किया। जब उनको छुट्टी मिलती थी तो काम करके वो इतना कमा लेते थे जिससे वो कुछ खा भी लेते थे, खाने का इंतजाम हो जाता था, कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे, है ना, और कुछ फीस जमा भी करते थे फीस के लिए, क्योंकि फीस भी तो देना है पढ़ाई के लिए, है ना। बाकी हर दिन 1 घंटा वो होटल में जाते थे, बर्तन धोते थे या वेटर का काम करते थे, ताकि शाम का जो भोजन है वहीं से मिल जाए। शाम को जाते थे वहाँ 1 घंटा काम करते थे और वहीं से भोजन खा के आ जाते थे, है ना। और घर में एक चारपाई थी जिस पर वो 2 लोग सोते थे, और एक जो था ना, एक कमरा में रहते हैं, एक चारपाई है, 2 लोग एक साथ में सोते हैं। तो जहाँ वो रहते थे वहाँ पर भी एक चारपाई थी और वहाँ पर भी 2 लोग एक साथ सोते थे। तो ये था क्या प्यारे बच्चों, ये था जयप्रकाश नारायण जी का छात्र जीवन, स्टूडेंट लाइफ, है ना। और ये लगभग जितने भी स्टूडेंट होते हैं 90% ऐसे ही होते हैं। अगला देखिए, किसी लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को, है ना। जयप्रकाश नारायण जी को किसके नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, है ना। जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? प्रभावती देवी। बिल्कुल राइट सर, आपका सी हो जाएगा। बचपन का नाम बाउल, लोकनायक के नाम से इनको जानते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये किसकी रचना है बताइए? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये किनके द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से नवाजा गया था, उपाधि दी गई थी। तो बताइए कब दी गई थी? 1998 में। उनकी मृत्यु कब हुई? 1979 में, याद रखिएगा। 1979 में उनकी मृत्यु होगी। उनका जन्म कब हुआ था? 1902 में। 1902 में उनका जन्म हुआ और 77 साल बाद 1979 में उनकी मृत्यु हो गई, और उनको भारत रत्न की उपाधि 1998 में दिया गया था। मरने के बाद भी जब उनको अगर बहुत अच्छा काम करता है तो भारत रत्न की उपाधि मिलता है, समझ गए। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? याद रखिएगा 1998 में। वेरी गुड, 1998 में जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण है प्यारे बच्चों, वो कहाँ दिया? वो पटना में दिया। कब दिया? 5 जून 1974 को दिया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए, छात्र आंदोलन कब हो रहा था? 1974 में। 1974 में ही उन्होंने नेतृत्व किया, पूछा जाता है यस क्वेश्चन, है ना। तो जयप्रकाश नारायण ने कौन सा साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी वो छात्र आंदोलन का मुख्य नेता कब बना था? 1974 में। जैसे अभी आंदोलन चल रहा है, आपको पता है पटना में, है ना, स्टूडेंट लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक स्टूडेंट आत्महत्या भी कर लिया था उस दिन, है ना। आत्महत्या करना एक कायरता है, ये किसने कहा? भगत सिंह ने कहा।
तो हम लोगों को लड़ना है, आत्महत्या करके सॉल्यूशन नहीं है, समझ गए। कभी भी छोटा सा चीज़ के लिए क्या पता आप जिंदगी में क्या करोगे, कोई दिख के आया है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया, लेकिन आज के दिन इतना कमा रहे, इतना ज़्यादा सक्सेस है, क्या बताएं। तो कभी भी आत्महत्या नहीं करना, क्योंकि आप तो आत्महत्या कर लिए, लेकिन आपके माँ बाप, आपके भाई, आपके बहन, कितने सारे लोग जो कि आप पर निर्भर है, आपको पता भी नहीं है, समझ गए। तो कभी भी इस तरह का काम नहीं करना है। कोई जिंदगी का पता नहीं कब कहाँ जिंदगी पलट जाए, कितना बड़ा बन जाए, कोई नहीं जानता, है ना, समझ गए। चलिए, तो जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 में। ऑप्शन सी 16 का सही हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो पिताजी का नाम था हर्षियू दयाल, है ना। जयप्रकाश नारायण जी का पिताजी का नाम क्या था? हर्षियू दयाल। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कौन सा भाषण दिया, उन्होंने भाषण का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। तो याद रखना संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म शताब्दी 11 में हुआ था, है ना। ऑप्शन आपका बी, 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था, नेतृत्व तो जयप्रकाश नारायण ने किया। देखिए, सवाल बहुत आसान पूछे जाते हैं ना। डेमोक्रेसी का दुश्मन जयप्रकाश नारायण जी किसे मानते हैं? यानी डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो बताइए, डेमोक्रेसी का दुश्मन जयप्रकाश नारायण जी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं डेमोक्रेसी का दुश्मन? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी उन लोगों को डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले के खिलाफ अत्याचार करते थे। जैसे मान लो अभी आंदोलन चल रहा है, जितने भी विद्यार्थी हैं वो आराम से आंदोलन कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मांग को पूरी की जाए, आंदोलन कर रहे हैं। अब अगर इस आंदोलन को सरकार के द्वारा खत्म किया जाएगा या किसी नेता के द्वारा या किसी पुलिस के द्वारा खत्म किया जाएगा, तो वो क्या हो गया? वो डेमोक्रेसी का दुश्मन हो गया, लोकतंत्र का दुश्मन हो गया। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है जनता का पावर, जनता का क्या कहते हैं, लोकतंत्र मतलब जनता का जनता के द्वारा, है ना, जनता के लिए। तो इसका मतलब क्या है? जनता का पावर चलना चाहिए। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज होती है जहां पर जनता का पावर चलता है, तो जनता तो आंदोलन करेगी। अब अगर उस आंदोलन को आप खत्म कर दोगे तो ये क्या है? लोकतंत्र की हत्या है ना। तो डेमोक्रेसी का दुश्मन जयप्रकाश नारायण जी किसे कहते हैं? तो उन लोगों को कहते हैं जो इस तरह का आंदोलन को खत्म करता है, जो आंदोलन करने नहीं देता है, शांतिपूर्ण आंदोलन। तो वही चीज है प्यारे बच्चों, यहां पर अगर देखोगे, डेमोक्रेसी का दुश्मन जयप्रकाश नारायण जी किसे मानते थे? तो जयप्रकाश नारायण जी उन लोगों को डेमोक्रेसी का दुश्मन मानते थे जो शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के खिलाफ अत्याचार करते हैं। जो लोग शांति तरीके से आंदोलन करते हैं, जो लोग शांति तरीके से आंदोलन करते हैं और उसको अगर आंदोलन करने से जो रोकते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी का दुश्मन है। उनका कहना था कि जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर अत्याचार करते हैं, जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले, प्रदर्शन करने वालों पर अत्याचार करते हैं, वो लोकतंत्र के दुश्मन है। तो जो करते हैं वो दुश्मन है ना। आज के दिन आप देखोगे विद्यार्थी को इतना मारा जाता है, पीटा जाता है। बताइए, वो विद्यार्थी जो देश का भविष्य है, जो कल देश को संभालेगा, देश का बागडोर है। जयप्रकाश नारायण जी कहा था ना, क्या कहा था कि जो ये विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं, ये कल क्या होगा? देश का बागडोर होगा, देश को संभालेगा। लेकिन वही विद्यार्थी को आज मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, समझ रहे हो। तो बहुत बुरा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। चलिए, ज्यादा नहीं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1974 में। संपूर्ण क्रांति इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। अगला देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सी पुरस्कार से सम्मान दिया जाता है? जयप्रकाश नारायण जी समाज सेवा के लिए जब वो समाज सेवी बन जाते हैं एक समय, तो उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है इसके लिए? मैग्सेसे सम्मान, है ना। जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के बदले में कौन से पुरस्कार दिया जाता है? मैग्सेसे सम्मान। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। नई पीढ़ी, देख रहे हैं, नई पीढ़ी कौन? आप लोग। कोई नेता के हाथ में नहीं है, कोई पूंजीपति या पुरानी पीढ़ी के हाथ में नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में है, यानी विद्यार्थी के हाथों में है। और ये विद्यार्थी मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है ना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 23 का। ओके। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? क्योंकि उनको दिल का दौरा पड़ा, उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। दिनकर जी जो कि जयप्रकाश नारायण जी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो याद रखिएगा, रामनाथ जी गोयनका के, है ना। तो दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने, है ना, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता? एक पुलिस का बहुत ही बड़ा उच्च अधिकारी था,
तो वो ना किसी के मुख से सुना था कि अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं होता ना, आज बिहार जल गया होता। तो किसके मुख से उन्होंने सुना था? दीक्षित जी के मुख से सुना था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी को, है ना। जयप्रकाश नारायण जी जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते हैं। 26 का बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दलविहीन लोकतंत्र किसके विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? 2022 में पूछा गया है। दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा सर्वोदय विचार का। ऑप्शन ए आपका 27 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 28। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1974 में कौन सा आंदोलन चला था? बिल्कुल छात्र आंदोलन चला था, या कह देगा संपूर्ण क्रांति, या कह देगा बिहार आंदोलन, उसी को कहते हैं ना। तो 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट आंसर हो जाएगा छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति कैसी थी? जब वो, क्योंकि विद्यार्थी जब आंदोलन करना शुरू किया तो जो विद्यार्थी थे ना, स्टूडेंट, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी से कहा था कि आप हमारे आंदोलन को संभालिए, आंदोलन को आप संभालिए, है ना। तो जयप्रकाश नारायण जी कहा था कि ठीक है, हम आंदोलन को संभालेंगे। और उन्होंने कुछ शर्त भी रखा था कि ये आंदोलन पूरे देश में फैलना चाहिए, ये पहले शर्त रखा था। और कहा था कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए। तो पूछा गया, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति कैसी थी? तो वो कैसे थे? वो बुढ़ापा और बीमारी से जूझ रहे थे उस वक्त में। क्यों? क्योंकि उनका उम्र 77 लगभग, उस वक्त में 77 में 4 घटा दो, कितना हो जाता है आपका? 73। वो 73 साल के थे उस वक्त में जब उन्होंने आंदोलन किया था। क्योंकि 1902 में उनका जन्म हुआ, जयप्रकाश नारायण जी का 1902 में जन्म हुआ, 1979 में उनकी मृत्यु हो गई, 1979 में। और उन्होंने आंदोलन कब किया? 1974 में। तो आप बताइए, 1979 में उनकी मृत्यु हो गई, 1974 में उन्होंने आंदोलन किया, तो ये तो बुढ़ापा थे ना पूरा। उस वक्त में बहुत ज़्यादा बुढ़ापा था, बीमारी था उनको, और उस वक्त में भी वो आंदोलन कर रहे थे, है ना। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी। 2023 में पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। भाई जब छात्र आंदोलन हो रहा था 1974 था, अब 74 है तो जाहिर सी बात है उस वक्त में वो बुरा हो गए होंगे, कोई भी इंसान, है ना। अब देखिए, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या है? उन सुझाव से आप कितना सहमत है? यानी चुनाव प्रक्रिया में कुछ सुधार होना चाहिए, तो क्या सुधार होना चाहिए? जयप्रकाश नारायण जी आखिर क्या सुधारना चाहते थे? तो देखिए, चुनाव प्रक्रिया में जयप्रकाश नारायण जी सुधारना चाहते थे। क्या सुधारना चाहते थे? चुनाव प्रक्रिया में सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी यह सुझाव दिए थे कि चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी पैसा खर्च होता है उसे कम किया जाए तथा गरीब से गरीब व्यक्ति को चुनाव में आने का मौका दिया जाए। जयप्रकाश नारायण जी के इस सुझाव से हम पूरा सहमत हैं। यानी जयप्रकाश नारायण जी कहे थे कि अगर हमें चुनाव लड़ना है, देश को सही करना है, तो जो चुनाव प्रक्रिया में इतना खर्च होता है, आप देखते होंगे एक एक नेता हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, पता नहीं क्या क्या लेकर के उड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, कितना पैसा खर्च होता है। आप बताओ, कोई नॉर्मल इंसान जो सच में समाज का भला करना चाहता है वो चुनाव लड़ पाएगा इतना ज़्यादा? वो उसके पास पैसे नहीं है, है ना। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण जी ये सुधारना चाहते थे कि जो चुनाव प्रक्रिया में इतना ज़्यादा खर्च होता है ये बहुत कम खर्च हो, ताकि गरीब से गरीब लोग चुनाव लड़े, और वो गरीब है तो वो गरीबी के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए जो है चुनाव लड़े। समझ गए? तभी तो गरीब ही तो गरीबी का दर्द समझ पाएगा ना, नहीं तो सब नहीं समझ पाएगा, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो पूरा चैप्टर, ये जो सीरीज है सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इसमें हम लोगों ने पहला सेट को कंप्लीट किया। यानी कि हम लोग इस सेट में टोटल 3 चैप्टर को पढ़े, है ना। अब सेट 2 आएगा, फिर उसमें हम लोग अगला 3 चैप्टर को पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे अभी भी जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो देखिए लास्ट मौका है, आपके पास 1 महीना है। 2 जनवरी से हम लोगों का शुरू होने जा रहा है क्लास वगैरह, ठीक है। आपको पता ही है, हम लोग एक बैच लेके आए हैं, बैच का नाम क्या है? एग्जाम मंत्र बैच। ये बैच में स्पेशली प्यारे बच्चों आप लोगों का ना स्पेशल क्वेश्चंस करवाया जाता है, जैसे PYQ पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन, मॉडल पेपर, हर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे इतिहास में 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ने का समय नहीं है, है ना। हिंदी में कैसे पत्र लिखे, कैसे कॉपी, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई जाती है। आपके पास 1 महीना मात्र टाइम है, और 1 महीना अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। फीस अगर बात करें एग्जाम मंत्र का तो सिर्फ 249 है। तो जो बच्चा अगर अच्छी भी आपकी तैयारी है ना, तो भी आप ले लीजिए, क्योंकि इस 249 रुपये में सारे सब्जेक्ट का आपको गेस क्वेश्चन भी मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप गेस क्वेश्चन लीजिए, अगर उस गेस क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं आया तब आप हम लोग को बताइएगा, है ना। तो इस एग्जाम मंत्र बैच में आपको गेस क्वेश्चन भी मिलेगा, मॉडल पेपर, PYQ, है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो VVI है,
है ना। और साथ ही साथ हम लोगों का सजेशन की कॉपी कैसे लिखें, क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो कैसे लिखें, यानी एंड टाइम में जब आप अगर कुछ नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं, आपको टेंशन है, तो ये कोर्स लेने के बाद आपका जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगा और आप शांति से पढ़ पाओगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग एग्जाम मंत्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये ज्वाइन करने के लिए फीस सिर्फ 249 रुपये देना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा आपको, सिंपली प्ले स्टोर में जाकर के आपको सर्च करना होगा तनु क्लासेस ऐप, है ना। क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ ये भी आपको वही मिलेगा फ्री में। ये पीडीएफ जो अभी पढ़ा है, तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां से आप जो है प्यारे बच्चों आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। तनु क्लासेस ऐप में ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। बाकी पहले भी बहुत सारा चैप्टर पढ़ाए तो फ्री में दिया गया है, आप जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और बस दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत करिए, है ना, और आगे बढ़िए जीवन में, बहुत आगे जाना है अपने को, ठीक है। चलो, थैंक यू।